नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ लगातार सुर्खियों में थे। जिस तरह से घराना वेटलैंड ड्रॉ को लेकर काफी इशू था, पर वहीं पर बात करें डीडीसी मेंबर तरनजीत सिंह टोनी ने इन्होंने आवाज उठाई कि जमीन के बदले जमीन किसानों को दी जाए। उसी के चलते पूरी पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन भी किया गया, क्योंकि तरनजीत सिंह टोनी जब से डीडीसी मेंबर नियुक्त हुए हैं, जनता ने अपना विश्वास दिलाया। एक हलचल मच गई। सुचेतगढ़ की बात करें, लगातार उन इश्यूज को उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर आम जनता के साथ जुड़े हुए। इसी विषय में बात करने जुड़ चुके हैं कि आखिर क्या उपलब्धि हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है इस घराना वेटलैंड इशू को लेकर, क्योंकि पुलिस द्वारा फिर से कहेंगे इनको डिटेन भी किया गया था। तरनजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी, और शुक्रिया शिफ्ट टाइम्स के अपने भगत जी, हमारे जो शुभम भगत जी। क्या कहेंगे तरनजीत जी, लगातार ये इशू था, काफी सारी संख्या में लोगों ने आपके साथ, क्योंकि आप पर विश्वास है, आपने उस इशू को उठाया कि जमीन के बदले किसानों को जमीन दी जाए। तो इस इशू के बारे में जाना था कि किस हद तक रिजॉल्व हुआ है और उम्मीद है कि रिजॉल्व हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि शायद कुछ लोग इस इशू को खासकर जो वेटलैंड वाले हैं, जो डिपार्टमेंट है, यहाँ कुछ और जो लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने घराना के लोगों की आवाज को सही तरह सरकार तक पहुंचाया नहीं। उसका कारण ये रहा कि जो सबसे बड़ी बात थी कि जैसे कि घराना के लोग जो हैं शायद वेटलैंड के खिलाफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात मैं ये साफ करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि सरकार में कुछ लोगों ने ना अलग अलग राय देनी शुरू कर दी, और जिनके साथ उनको बैठ के बात करनी चाहिए कि जो किसान है, जिनकी जमीनें जानी है, वेटलैंड का इशू आज आया है, लेकिन आप मुझे बताएं, ये कहते हैं जी हमने 82 में इसको स्टार्ट किया घराना वेटलैंड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन 82 से पहले कौन पाल रहा था इन पक्षियों को? कौन उन पक्षियों की देखरेख कर रहा था? पक्षी तो कब से आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि घराना के लोगों ने इसके खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घराना के लोग चाहते हैं कि आप भरतपुर के पैटर्न के ऊपर डेवलपमेंट करो उसको, लेकिन हो क्या रहा है, आप किसानों को जबरदस्ती वहां से बेदखल करके तारबंदी कर लोगे। तो आप मुझे बताओ, एक किसान के खेत में जाने का रास्ता बंद कर दिया आपने, दूसरे किसान की 3 मरले जमीन रह गई बाहर, तो आप 3 भी ले लेते। मैं वो कह रहा हूँ कि आप बैठ के उनसे बात करें, वो 3 मरले में कहाँ ट्रैक्टर फेरेगा, कैसे उसको रखेगा, क्या करेगा उसका। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं रश्मि जी, जो सरकार को हमारे साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब मैं वहाँ का डीडीसी था, मुझे ही कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मुझे ही नहीं बताया गया कि जी आप वहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे आना है और बैठ के ये करना है। इतनी धक्का मुक्की करने की, या हमको उठा के प्रिवेंटिव अरेस्ट किया था, और मेरे साथ घराना के काफी लोग थे। मैं समझता हूँ ये बात ऐसी नहीं थी, ये बड़े अच्छे तरीके से भी हो सकता था, लेकिन इस हिटलर शाही सरकार में, और ये जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ वो आम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज जो इनकी सरकार है, ये भी तो इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार है सारी। तो मैं आपको इनको चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना रवैया लोगों के प्रति, जैसे आप वोट मांगने के वक्त जाते हैं, वैसा करें। आज आप हुकूमतों में बैठे हैं तो आप लोगों की वजह से बैठे हैं। तो आप लोगों को ही मार दोगे तो आप कहाँ हुकूमतों में रहो, किस पे हुकूमत करनी है? अब परिंदों को हमने रखना है, परिंदों के लिए वेलफेयर सोचना है, लेकिन जो इंसान के बच्चे हैं उनको भी भूखा नहीं मारना है। आपने एक रातों रात जमीन ले ली और बोल रहे हो यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। जब तक डेवलपमेंट होगी वो तो तबाह हो जाएंगे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आप पहले उनकी रोजी रोटी के बारे में प्रबंध करें। बाकी हमारे पास वहां पर आज की डेट में इन्होंने 408 कनाल की बात कर रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट जो है वो कहते हैं कोई तकरीबन 1600 से कनाल से ऊपर जाएगा। वो फर्स्ट फेज है, और उसका सेकंड फेज भी सुन रहे हैं, कोई बातों में आ रहा है कि उसका सेकंड फेज भी कोई है। तो आपने जो भी जगह लेनी है, हमारे पास चक्रोई फार्म है, 1200 एकड़ का फार्म है, आज दिन तक पूरा कल्टीवेट कभी नहीं हुआ वो, सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से वो बना है आज दिन तक घराना की जमीन पूरी तरह से जो है वो नहीं ली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि घराना के लोगों को ये कॉन्फिडेंस में ले लें। वो लोग इस बात पे राजी हैं कि आप हमें
साथ उसके बिल्कुल जो उनका क्या कहते हैं बाउंड्री है वो सांझी है उसके साथ चुकरोई फार्म के साथ। आप वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हमारे जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं। सवाल जरूर करना चाहेंगे, चाहे सरकार की बात करें, यहाँ प्रशासन की बात करें, ऐसी चीजों को जनता पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता कि उनकी पब्लिक तक क्यों नहीं ये बातें क्लियर की जाती। कहीं ना कहीं जो पब्लिक का हित जुड़ा होता है, जनता की या प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वही चीजें जबरदस्ती क्यों थोपने की कोशिश की जा रही है, क्यों हिटलरशाही, क्यों तानाशाही जो है पीक पर है। क्योंकि किसानों की बात करें, ऑलरेडी जो बॉर्डर का किसान है काफी परेशानियों से जूझ रहा है। एक और परेशानी, क्योंकि उनको अगर बात हुई जाती है, डीडीसी जो सुचेत गढ़े हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, वहां की जनता को, वहां के किसानों से बात की जाती ताकि ये दिक्कत ही ना होती। तो क्यों इस तरह की चीजें की जाती है जो जनता जिसकी मांग करती ही नहीं है, और वो चीजें क्यों नहीं दी जाती जो जनता मांग करती है? सबसे बड़ा सवाल ये है सर। मेरा भी यही सवाल है जी। मैं जनता की आवाज को उठा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज एलजी साहब को हमने गुहार लगाते कितने दिन हो गया कि जनाब ये माइनिंग जो है ये माफिया घुसा हुआ है इसके अंदर जी। और सरकार के द्वारा घुसा हुआ है, वो सरकार की नॉलेज के बगैर नहीं घुसा। अब आप देखें कोई ऐसा काम करें बताएं, लद्दाख के अंदर है माइनिंग माफिया? नहीं। आप मुझे बताएं वहां पे लिकर माफिया घुस पाया? नहीं, क्योंकि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी बात सुनी और उन लोगों ने इकट्ठे होकर एक आवाज उठाई। यहाँ आवाज उठा रहा है, चैम्बर उठा रहा है, जम्मू बंद हो रहा है। आप देखें म्युनिसिपैलिटी से एक दिन जाके एक दुकान तोड़ दी गई, बड़ा शोरूम तोड़ दिया गया, बाद में देखने में लगा पता तो वो कागज कहीं और के थे। तो ऐसे बहुत सारे जो काम हैं जिनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, लोगों से तालमेल टूट चुका है बिल्कुल इस सरकार का। मैं मोदी जी से गुहार लगाऊंगा, अमित शाह जी से गुहार लगाऊंगा, यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है 70 सालों में सबसे ज्यादा करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये। तो वही दूसरे तो नारा लगाते हैं भ्रष्टाचार। क्यों? अगर करप्ट नहीं होती तो माइनिंग माफिया नहीं होता, करप्ट नहीं होती तो लिकर माफिया नहीं आता जे&के के अंदर। मेरे लोग अपने बिजनेस से हाथ नहीं धो बैठते। ये माफिया ही है जो अंदर घुसा है और घुसाया है सरकार में, ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ, और जो लोग हैं उसके जो चला रहे हैं इस वक्त उन्होंने घुसवाया है इसको साथ में। आज एक और माफिया अंदर घुसा है, वो है कॉन्ट्रैक्टर माफिया बाहर से। आप देखें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके इकट्ठा करके उसको एक कंपोजिट टेंडर बनाया जा रहा है। रियासी के अंदर जो है जल शक्ति के अंदर ये सबसे बड़ा माफिया घुस रहा है, आरडीडी के अंदर घुस रहा है, रोड के निर्माण में घुस रहा है। तो ये सारे जो माफिया इधर घुस रहे हैं कंपोजिट टेंडर के नाम पे कि छोटे छोटे कामों को इकट्ठा कर दो, 1500 करोड़ का टेंडर बना दो। वो ना एक्सियन के पास टेंडर हो पाएगा, ना एससी के पास, ना चीफ के पास। वो टेंडर होगा सेक्रेटरीट में, तो सेक्रेटरीट में टेंडर होगा तो ये सारे खत्म। और है वही काम है जो पहले हो रहे थे, लेकिन उन बाहर के बड़े ठेकेदार को अंदर घुसाने के लिए उन्होंने ये कर दिया। तो छोटा ठेकेदार क्या, वो तो मर जाएगा, वो तो पेटी ठेकेदार बन जाएगा, सब कंट्रैक्टर बन जाएगा। इसी तरह हम गवर्नर साहब से कहते हैं कभी पब्लिक दरबार लगाओ, जितेंद्र जी से कहते हैं कभी पब्लिक दरबार लगाओ। हमको बुलाओ ना, बीजेपी को बुलाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं आपके सामने, उनमें दम नहीं है बोलने का कि जम्मू के हक की आवाज उठाएं, उनमें दम नहीं है। अगर है दम तो बोले रविंद्र रैना के माइनिंग माफिया चल रहा है दम तो बोले यहाँ पे भी लिकर माफिया चल रहा है, लेकिन उनमें दम नहीं है, बोले ना वो यहाँ पर। मैं आज कह रहा हूँ घराना की बात है, क्यों खामोश है यहाँ पे बीजेपी वाले? चोर है ये, एक सवाल क्योंकि नहीं बोला जाता इनसे। इसी सवाल पर हम भी सवाल करते हैं आपसे तरुण जी, टोनी जी, जब से आपने सुचेतगढ़ की बागडोर संभाली है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आपको भी आ रही, क्योंकि जो इंसान ईमानदारी से काम करता है परेशानियां तो उनको आती है। एक सवाल जुड़ जाओ, आपने सवाल किया कि जिस तरह से नानक नगर की बात करें, एक दुकान को बिना नोटिस दिए है, बिना किसी जानकारी के तोड़ दिया गया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। वो लोग बार बार चिल्लाते रहे कि ऐसा कुछ भी हमारे को कोई नोटिस नहीं, हमारा कोई केस नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर निर्मल सिंह, जबकि जेडीए डिपार्टमेंट, जम्मू डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा कि जो उनकी कंस्ट्रक्शन नगरोटा में उनकी जो आर्मी म्यूनिशन डिपो के पास की गई है वो गैर कानूनी तरीके से है। तो 7 तारीख तक उन्होंने टाइम लिया, और 7 तारीख जब आती है हम लोग वहां जाते हैं कोर्ट में, मुजफ्फर अली शाह से बात करते हैं। साफ तौर पर जिस तरह का रवैया जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा कोर्ट के अंदर दिखाया गया, कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आया कि पूर्व जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर निर्मल सिंह जी को शील्ड किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, दोहरा
मापदंड क्यों? जहां पर आप गरीब पर गाज गिरा रहे हैं, गरीब की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने में आप जरा भी संकोच नहीं करते। वहाँ नोटिस नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह अगर कोर्ट से आदेश वहाँ नोटिस लेते हैं, इसलिए निकाला गया कि उसको सरकारी उसको कानूनी तौर से मदद मिल जाए ताकि वो कोर्ट में स्टे कर ले, बस, और इलेक्शन में ये मुद्दा ना बने। पर उसमें इसलिए किसी भी जो उनकी वाइफ के नाम है, ममता सिंह जी के नाम, वाइफ ऑफ डॉक्टर निर्मल सिंह जी के नाम है, उस पर यानी कि कोर्ट के आदेश भी मानेंगे। वही अगर आदेश एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति दिखाएगा तो उस आदेश को भी कोर्ट के माना उनकी उल्लंघना करी जाती है। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है? मैं वही कह रहा हूँ, ये इसीलिए है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और वो बात नहीं सुन के राजी। आज की डेट में हमको चाहिए कि हम जो है ये जानबूझ के जो ये आज भी बड़े सारे नेताओं का ये बयान भी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान है, और भी लोग बोलने लग पड़े हैं कि ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है इसको जानबूझ के लेट किया जा रहा है ताकि इलेक्शन लेट कर सके, क्योंकि बीजेपी की जमीनें खिसक चुकी हैं यहाँ से, उनको सियासी जमीन पे पैर रखना मुश्किल हो चुका है, लोगों में जवाब देनी मुश्किल हो चुका है। आज हर चीज पे, हर महंगाई के ऊपर उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। तो जो पूछता था पहले कि जी तेल तो पाकिस्तान में सस्ता, जाओ पाकिस्तान। अब तेल बांग्लादेश में भी सस्ता हो गया, जाओ बांग्लादेश। अब तेल नेपाल में भी सस्ता हो गया, हमसे छोटा मुल्क जो हमसे ही खरीद रहा है तो वहाँ जाओ। तो ये क्या, कौन सी राजनीति है? बस हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान ये करना आता है। चाइना अंदर घुसा बैठा, उसके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं निकलता, वहाँ लाल आंख नहीं दिखाई जाती, वहाँ 56 इंच का सीना नहीं दिखाया जाता। जो हमारे घर में घुसा ही नहीं है उसकी बातें कर रहे हैं हम। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये जो नए स्लोगनबाजी करके, और ये जो असली इशू हैं उनको छुपा देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, जैसे आपने निर्मल सिंह जी के लिए नोटिस निकाला, ऐसे अगर म्युनिसिपैलिटी काम करती है, जेडीए काम करती है, तो बाकियों को भी नोटिस निकाले कि भाई हाँ हम आपको मौका देते हैं, आप जाके कोर्ट में दरवाजा स्टे ले लो इसके ऊपर। तो इसी तरह बाकियों को भी मौका देते। और प्रेम वाला, प्रेम जिसकी दुकान तोड़ी है, प्रेम एंड कंपनी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जम्मू का अच्छा आदमी है भाई। जम्मू में उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, बहुत सारे लोग उसके मुलाजिम है, उसने काम करा है। वो तभी बिल्डिंग वाले का शटर तोड़ दिया, उसने कोर्ट से स्टे ला रखा था, उसको पता कोई बात नहीं, अगली बार हम दूसरी तरह ले गए। धमका रहे हो तुम? कौन हो तुम भी देखना, आने दो सरकार पब्लिक लोगों की, तुम लोगों को भी नुमाइंदा हम बताएंगे कि तुमको कैसे तुम्हारे खिलाफ एक्शन होता है। और वो जो लोग जिन्होंने बनवाया था, ये अगर कोई चीज गलत निर्माण होगा तो मैं कहता हूँ पैसे उससे भरवाओ जो अफसर उस वक्त था, उसकी जेब से पैसा काटा जाए। मैं गुहार लगाता हूँ खासकर एसीबी को, जो वो हैं, और जो कोर्ट में भी हमारे जजेस साहबान बैठे हैं, आपको भी गुहार लगाता हूँ, जनाब आप उनकी जेब से काटना शुरू करें ना जिन्होंने गलत। हाँ, आप आम जनता को पेनल्टी क्यों? पेनल्टी उस अफसर को बनाएं जिसके रहते हुए उस वक्त वो बिल्डिंग गलत बन गई, उसने पैसे खाए थे, उसने बोला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो फिर गरीब आदमी मरता क्या ना करता, वो फंसा हुआ आदमी लोग। बात करें तरनजीत टोनी जी, सुचेतगढ़ की बात करें, एक नया बदलाव देखने को मिला जब से आप डीडीसी मेंबर हुए हैं। बीजेपी का गढ़ था वो एरिया, क्योंकि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, बीजेपी का गढ़ था, उसी के अब उसी एरिया में आप खड़े हैं। आपने वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, शायद जो पहले रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने दबा कर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ रश्मि जी। आप ये देखें कि इस वक्त क्या था, इस वक्त ये था कि ये जो आज गिराना का मुद्दा है, बीजेपी का कैबिनेट का मंत्री था, क्यों नहीं उस वक्त कैबिनेट में उठा के इस मुद्दे को हल कर दिया? क्यों छोड़ा इसको? नालायकी थी उनकी, डरते थे, नहीं छेड़ा इस मुद्दे को। क्यों इलाके में मैंने बिधीपुर जट्टा से एक लाइया को सड़क जाते है, ठीक है, लोग घुटनों तक अपने वस्त्र उठाकर तो क्रॉस करते थे पानी और कीचड़ को। तो मैंने वहां से 70 साल बाद 1951 में बिधीपुर जट्टा गांव बसा था, और 70 साल बाद लुक डाली वहां पर मैंने सही के अंदर जहां जहां लुक डाली है। 54 साल से पहले सही बसी थी, 54 साल बाद वहां पे लुक पड़ी, ठीक है। मैं सड़कों की उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आप चलना, मखदूम एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर मैंने एक लुक डाली तो एक बुजुर्ग रो पड़ा, कहने लगा जी मैंने तो सोचा था ऐसे ही चला जाऊंगा ये पक्की सड़क देखे बगैर। तो 20 से 25 साल बाद, 30 साल बाद वहाँ पे लुक पड़ी। अब जो आप जाके पूछें, अगर एक भी बात गलत साबित हो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी डीडीसी। अब जो घराना वेटलैंड का इशू है, क्या अब ये इससे एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का रवैया है? मैंने डिव काम साहब से बात की थी। डिव काम साहब चूंकि एक सन ऑफ द साइल हैं, हमें उनसे उम्मीदें जुड़ी हैं कि वो और कोई ना तो वो तो समझेंगे। तो मैंने ये कहा कि जनाब आप ना, लोगों को ये भी नहीं पता कि किसकी जमीन आ रही है किसकी नहीं आ रही। आपके पास कोई लिस्ट है?
आपने लोगों को बुलाया कि भाई तुम्हारी जमीन आ गई है, तुम्हारी जमीन आ गई है, किसी ने बुलाया नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा ही नहीं कि किसकी जमीन कितनी आ रही है, किसके अकाउंट में पैसे डाले हैं। कानून ये कहता है कि अगर आपको इमरजेंसी में भी लैंड एक्वायर करनी है तो इवन देन आपको 80% मुआवजा उस किसान या उस आदमी व्यक्ति की जिसकी जमीन आ रही है उसको दे चुका होना चाहिए, तभी आप ये जमीन ले सकते हैं। जो अवार्ड दिया है हमको वाइल्ड लाइफ वालों ने, वो अवार्ड चैलेंज हुआ है कोर्ट में, उसकी तारीख है 15 फरवरी 2022 को। दूसरा जो है मैटर वो कोर्ट में सब्जुडिस है पूरा वेटलैंड का, उसको कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इनसे बातचीत करके फिर कोई आगे बात करेंगे, वो भी नहीं जी आपका स्टे टूट चुका है, उसका स्टेटस को था, स्टेटस को के ऊपर काम किया इन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो है जो लोगों से, जो आम पब्लिक से छुपाई जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोअर एंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते सरकार से, ये वाजे कर दें, और हम कोई गैर कानूनी कोई काम भी नहीं करना चाहिए। कल भी हमने प्रोटेस्ट किया है, ऑल पार्टीज के सारे लीडर वहां पर आए थे। तो आज मैं ये भी बताता चलूं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस पे चिंता जाहिर किया और उन्होंने कहा कि घराना के लोगों के मैं साथ हूं। मुझसे फोन पे उन्होंने बात की, मैं आपके साथ हूं और मैं आपका भरपूर समर्थन करूंगा। राकेश टिकैत जी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि किसानों के हक के लिए हिंदुस्तान में जहां भी कोई किसानों के साथ जाती होगी मैं वहां आकर उनकी साथ बैठूंगा, उनको न्याय दिलवाऊंगा। और वो हो सकता है अगर ये ज्यादा लिंगर ऑन करेंगे तो हम उसके वो हमारे साथ आके बैठेंगे और न्याय भी दिलाएंगे। धन्यवाद तरनजीत टोनी जी हमारे साथ बात करने के। दोस्तों ये थे हमारे साथ डीडीसी सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी, जो बड़ी ही बेबाकी से बोलते हैं और सत्य को सामने लाते हैं। वो गड़े मुर्दे जो शायद वहां के रिप्रेजेंटेटिव आज तक जो राज करते हैं सुचेतगढ़ में वो छुपाना चाहते हो, इन्होंने उन्हीं चीजों को उखाड़ कर सामने ला और कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं को, उनके दर्द को, खास करके किसानों को और बॉर्डर एरिया के लोगों के दर्द को समझा है। और अब ये कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से उस दर्द पर मरहम लगाई जाए। और कहीं ना कहीं हम नहीं कहते आम जनता आज खुश है, आज आम जनता को ये लगता है कि हमारा प्रतिनिधि जो हमने चुनकर, जिसे रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सामने आया, वो कहीं ना कहीं दिन रात हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है हमारी चिंताओं ने। तो ऐसे नेता को कहेंगे जो ऐसा जज्बा रखते हैं कि दूसरों के लिए, कहते हैं जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। और वाकई कहेंगे जनता का समर्थन ऐसे ही नेता को मिलता है, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलता है, जो जनता के दर्द में, जो जनता की परेशानी में उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम डिवकाम राघव लंगर जी से भी बात करें, उम्मीद करते हैं वो एक बड़े ही सुलझे हुए ऑफिसर, और जब से उन्होंने जम्मू कश्मीर एज ए डिवकाम जम्मू की बात करें, उन्होंने जम्मू का कार्यभार संभाला तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, लोग उनसे खुश हैं, लोग उनके काम से संतुष्ट है। चलिए देखते अब इस वेटलैंड इशू रो पर क्या वो टिप्पणी करते हैं, किस तरह का वो फैसला करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।